नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आसिफ इकबाल। आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिनको सभी लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उनकी तमाम बातों पे गौर करना चाहते हैं। और आज कह सकते हैं दावे से कि आज मीडिया के हॉट केक बने हुए हैं, क्योंकि सभी लोग उनको ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो इस वक्त सुपर एक्सक्लूसिव है और हमारे साथ सिर्फ न्यूज़ इंडिया पर उन्होंने वक्त दिया है और वो बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व विधायक और कई पार्टियों के कद्दावर नेता कहे जा सकते हैं, पूर्व में रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से उनकी अपने घर में वापसी हो रही है। तमाम बड़े सवाल हैं, उनसे पूछेंगे हम बेबाकी से। इमरान मसूद जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला, इतने कीमती वक्त आपके हैं और ख़ास तौर पे इतने बिजी शेड्यूल में, उसका बहुत शुक्रिया। हमने सही कहा ना, क्योंकि बहुत सारे पार्टियों में आप रहे, पार्टियां छोड़ी, सवाल ऐसे ही होंगे, क्योंकि इस तरह के सवालों के बहुत सारे आप इस वक्त रूबरू हो रहे हैं। कांग्रेस में आप दोबारा लौटे, क्या रहा, क्यों ऐसा करना पड़ा? देखिए, मैं कांग्रेस छोड़ना ही नहीं चाहता था और पिछले 1.5 साल में, लगभग 1.5 साल हो गया छोड़े हुए, वापसी 1.5 साल में हुई है। तो पिछले 1.5 साल में मतलब मैंने समाजवादी में जब मैं गया तो मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन लोगों का एक दबाव था, हमारे लोकल कार्यकर्ताओं का। उस दबाव के आगे मुझे मजबूर होना पड़ा। नेता की हैसियत उसका कार्यकर्ता ही बनाता है, तो उनके दबाव के आगे मुझे पहली बार मजबूर होना पड़ा। समाजवादी पार्टी के बाद हालांकि जो सोच हमारे कार्यकर्ताओं की थी वो उनको हासिल नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले कह रहा था कि गठबंधन करके चुनाव लड़िए, तो उस वक्त वो गठबंधन की समझ में नहीं आई समाजवादी पार्टी को। कांग्रेस की तरफ से बहुत कोशिश की गई थी हो जाए, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। नतीजा सामने आया कि आप सरकार नहीं बना पाए। बहुजन समाज पार्टी में गए। बहुजन में भी मैंने बहन जी को यही बात कही थी कि बहन जी, जो मूवमेंट अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बना कर ले जाए और इतना बड़ा दल 2022 में दम तोड़ जाए और आपका वोट गिर करके पौने 13% के ऊपर आ जाए, तो फिर ये सोचनीय प्रश्न होता है कि हमें इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को, इस पार्टी को बचाना किस तरह से। तो बचाने के लिए हमने कुछ सुझाव, कुछ बातें कहीं पार्टी के अंदर कोऑर्डिनेटर्स से कहीं। अब उन बातों को गलत तरीके से लिया गया। भाई, मैं कांग्रेस की पैरोकारी नहीं कर रहा हूं, मैं पैरोकारी आपकी कर रहा हूं कि आपको भी वजन तभी मिलेगा जब आप साथ चलोगे। अगर आज देश की राजनीति को दो ध्रुव पर है, एक तरफ भाजपा और दूसरी तरफ भाजपा का विरोध पक्ष है। विरोध पक्ष के अंदर राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल परिवर्तित हुआ। कर्नाटका के अंदर, हिमाचल के अंदर प्रियंका जी ने धुआंधार प्रचार किया। दोनों प्रदेशों के अंदर सरकार बनी, एक माहौल पूरे देश के अंदर बना। उस परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा कि हमें, जैसे सब लोग कोशिश कर रहे हैं, सब लोगों ने पहल की है, ममता बनर्जी जी ने की, नीतीश जी ने की, अखिलेश जी ने की, ये सब लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमें भी आगे आकर के इस तरह के प्रयास करने चाहिए कि हम भी उस आंदोलन का या उस गठबंधन का, जो गठबंधन आकार ले रहा था, उसका हिस्सा बने। उसको गलत तरीके से लिया गया। आपने राहुल जी की तारीफ क्यों की? तो राहुल जी की तारीफ करना, कोई, मैं कभी राहुल जी की बुराई कर ही नहीं पाया, ना कर पाऊंगा। मैं साथ रहूं या ना रहूं, बुराई का क्या मतलब किसी का भी। तो मेरा हमेशा जो लगाव था, जो मन था, वो हमेशा कांग्रेस में था। और मैं धन्यवाद दूंगा प्रियंका जी का और राहुल जी का कि उन्होंने मुझे दोबारा गले से लगाने का काम किया, अपने साथ लगाने। बिल्कुल, लेकिन आपने कहा कि राहुल जी की आपने बुराई नहीं की 1.5 साल, और आपने तमाम, तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में हमेशा गुंजाइश बाकी रहती है। तो क्या ये सोचा था आपने 1.5 साल पहले कि आप ये इस गुंजाइश को बरकरार रखेंगे कि फिर दोबारा कहीं, कहते हैं कि दुश्मनी वैसी करो कि दोबारा जब आंखें मिले तो इस तरीके से मिले? ये मुझे पता था। ये तो जो निर्णय मेरा था, वो निर्णय मेरा कार्यकर्ताओं के दबाव में था। मुझे पता था। अभी मैंने जब मीटिंग हुई तो मैंने मीटिंग में एक बात कही थी, अपनी 8-10 हज़ार आदमियों की मीटिंग थी। मैंने उस मीटिंग में कही थी कि आप लोगों ने मेरा पेंडुलम बना दिया, लेकिन अब एक बात सुन लीजिए, अब आप लोग मुझे जहाँ कह रहे हो जाने के लिए, मैं बात कर लूँगा और चला भी जाऊँगा, लेकिन अब मैं वहाँ जाऊँगा तो उसके बाद कब्र में जाऊँगा, इसके अलावा कोई बात मत कर लेना मुझसे। मैंने ये बात मीटिंग में कही थी कि अब कोई बात मत कर लेना मुझसे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने ये बात मीटिंग में कही थी कि अब तुमने मुझे जहाँ, जो मेरा पेंडुलम बनाना था बना लिया,
लेकिन अगर अब मैं जाऊंगा तो फिर वहां जा करके फिर मैं कब्र में जाऊंगा, कहीं और नहीं जाऊंगा, ये तय समझ लेना। जो मिलना होगा मिलेगा, मेरा मुकद्दर है, नहीं मिलेगा तो मेरा मुकद्दर है, लेकिन अब मैं जाऊंगा कहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी हो जाए। लेकिन राजनीति में जो कहते हैं कि कभी भी कुछ भी गुंजाइश होती है, जैसे 1.5 साल पहले जब आप गए होंगे तो इसकी गुंजाइश बरकरार रही, आप खुद भी कह रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, ऐसा आप अकेले नहीं हैं। और एग्जाम्पल नरेश अग्रवाल जी उत्तर प्रदेश के ही हैं, और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं, बिहार में भी बहुत सारे हैं, दिल्ली में भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि गुंजाइशें बाकी रहती हैं, लीडर कभी एक जगह सस्टेन कर जाए ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तो क्या आप जो कह रहे हैं ये हम ऑन रिकॉर्ड रखें कि अब आखिरी पारी है? नहीं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, बार बार पार्टियों से निकलना या जाना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। और एक विचारधारा, मेरी विचारधारा है कि मैं महात्मा गांधी के विचारों का आदमी हूँ, मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों का आदमी हूँ। मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखा है कि उन्होंने किस तरह से देश को खड़ा करने का काम किया। आज जो लोग कहते हैं हमने देश के लिए किया, इन्होंने क्या किया? देश खड़ा किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जब काला अनाज खाते थे, अनाज का उत्पादन भी नहीं होता था, जब कपड़ा पहनने के लिए तन के ऊपर कपड़ा नहीं होता था, उस हाल में देश मिला था हमें। देश कोई खुशहाल नहीं मिला था कि देश बहुत बड़ा सोने की चिड़िया था तो सोने की चिड़िया मिला था, हमें खस्ता हाल देश मिला था। इमरान भाई, जैसे ही आपने महात्मा गांधी की बात की, बीजेपी का एक सवाल है, मैं चाहूँगा कि वो उसको यहाँ रखूँ। बीजेपी ने कहा कि एक तरफ रमेश विधूड़ी की ज़ुबान से सबको ऐतराज़ होता है और आप इमरान मसूद को गले लगा रहे हैं, कांग्रेस पे कटाक्ष है, इसको आप कैसे? नहीं, देखिए, मैंने कोई ज़बान ऐसी बोली नहीं। विधूड़ी साहब से कहिए कि विधूड़ी साहब कैमरे पर आकर के माफ़ी मांगे। इमरान ने एक बार नहीं 50 बार, चूँकि मेरे यहाँ के अल्फाज जो मेरी लोकल लैंग्वेज है उसमें इस तरह के बोले जाते हैं जो आप किसी की भाषा को, किसी की शैली को बदल नहीं सकते हो। मैंने ऑन कैमरा नहीं बोला, वो मेरे एक अंदर बोले हुए कमरे के अंदर जो लोगों के अंदर वहाँ के लोग हैं वो बोले हुए शब्द हैं। उसके लिए मैं कम से कम 50 बार राष्ट्रीय चैनलों पर माफ़ी मांगी। क्या विधूड़ी जी के अंदर इतना नैतिक साहस है कि वो अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगने का काम करेंगे? क्या विधूड़ी जी की पार्टी के अंदर इतना नैतिक साहस है कि वो लोकतंत्र को दी जाने वाली गाली के लिए माफ़ी मांगने का काम करेंगे? ये दानिश को गाली नहीं थी, ये लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के लोकतंत्र को गाली थी। आपको लगता है कि ऐसी भाषा, ऐसी चीज़ें, ऐसी शैली कम से कम आज के पॉलिटिक्स में, जिसमें खास तौर पे जिस राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी इस तरह की चीज़ों को तो कम से कम बिल्कुल भी तरजीह नहीं देते हैं, आपको लगता है कि ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी दूर रखना चाहिए? इससे 100% दूर रखना चाहिए। हिंसा की या इस तरह की बदतमीजी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपको जो बात कहनी है आप तहजीब के दायरे के अंदर तमीज़ के साथ बोलने का काम करें। आप मेरा एक भी बयान नहीं बता सकते जिसके अंदर मैंने बदतमीजी या बदकलामी की हो। वो एक लोकल लैंग्वेज में बोली हुई, लोकल भाषा के अंदर बैठी हुई बात थी, किसी ने रिकॉर्ड करके चला दी, तो उसका तो कोई कुछ कर नहीं सकते वो। लेकिन उसके लिए आपने गिल्ट, और उसके लिए भी गिल्ट मैंने एक बार नहीं 1000 बार। भाजपा के अंदर ये नैतिक साहस है कि वो अपने एमपी से कहेगी कि आप ये गलती मानो। भाजपा के जो मंत्री किस प्रकार की भाषाओं को कई बार बोल जाते हैं, उसके लिए उनके अंदर साहस है कि वो उनको टाइट करने का काम करे। बिल्कुल। एक सवाल और, जैसे क्योंकि लाजमी है कि आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे, आपने 1.5 साल के दरमियान ही 2 पार्टियां बदल ली, समाजवादी पार्टी में भी गए और बहुजन समाज पार्टी में भी। कैसा अनुभव रहा? किस पार्टी का कैसा अनुभव रहा? क्योंकि ये देखिए, ये सवाल बहुत लाजमी है इमरान भाई। देखिए, मैं जहाँ से आ गया, मैं उनके कोई अनुभव साझा करना नहीं चाहता हूँ, और ये अच्छा भी नहीं है कि हम बातों को दोहराएं। बहरहाल मेरा अनुभव कांग्रेस में बहुत अच्छा था और मैं बहुत खुश हूँ आज कि मैं कांग्रेस में वापस आ गया। बस आदमी जब कहीं भटक करके अपना घर छोड़ के जाता है और फिर वापस घर के अंदर आता है और घर का मुखिया उसे गले लगा करके आशीर्वाद देता है, तो उसके लिए उससे बड़ी संतुष्टि की बात। लेकिन पिछली बार से इस बार वक्त बदला हुआ है, इस बार हालात बदले हुए हैं, जज्बात बदले हुए हैं। पिछली बार आप थे तो आप इस पूरे इलाके की नुमाइंदगी अकेले करते थे और आपके एक ज़ुबान पर लोग उस तरीके से खड़े होते थे। अब उसमें हालात, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब इंडिया गठबंधन बन गया है। आप जब 1.5 साल पहले गए थे तो ये गठबंधन नहीं बना था। 1.5 साल जब आप वापस कांग्रेस लौटे तो इंडिया गठबंधन बन गया है और उस गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी उतनी बराबरी की हिस्सेदारी में है। तो जिस समाजवादी पार्टी को आप छोड़ा आपने और फिर कांग्रेस के साथ आप आए, उसी कांग्रेस को छोड़कर, तो यहाँ बड़ी दुविधाएं होंगी आपके उस इलाके में। कोई दुविधा नहीं होगी। देखिए, कोई दुविधा नहीं होगी। अभी मेयर के इलेक्शन के अंदर रिजल्ट सामने आ गया है,
बहुजन समाज पार्टी को 8,000 वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी 32,000 वोट से चुनाव जीती थी, और वही कैंडिडेट दोबारा लड़े, आमने सामने आ गए तो उनकी जमानत जब्त हो गई। और जिस पार्टी को 8,000 वोट मिले थे, हमारा कैंडिडेट उसको 1.5 लाख वोट मिल गए। तो ये क्या बात हो गई? वोट तो कहाँ चल रहा है वो पता है, वोट का तो वोट। मैं कहा ना, मैं जिन कार्यकर्ताओं की वजह से मजबूर हुआ था उन्हीं का चमत्कार है ये, इमरान का चमत्कार थोड़ा ही है। मेरा वोट कहीं नहीं जाता, मेरा वोट मेरे साथ है, इसी तरह से घूमता और चलता रहता है। तो समाजवादी पार्टी का साथ इसमें आना अलायंस में, मैं तो सबको कह रहा हूँ कि मैं तो बसपा को भी कह रहा हूँ, जरूरी थोड़ी कि मैं चुनाव लड़ूं। आप एक बड़े मुद्दे के लिए, एक बड़े कॉज के लिए कुर्बानी भी तो देनी चाहिए, त्याग भी तो देना चाहिए। नेतृत्व वो करेगा जो त्याग करेगा, मैं त्याग करने को तैयार हूं, तो क्या परेशानी है? तो फिर तब आप क्यों छोड़ा आपने समाजवादी पार्टी? वहां भी तो आपसे त्याग मांगा गया था। नहीं, वहां से त्याग नहीं, वहां अपमान था। त्याग मांगा गया आपसे? कैसे? त्याग नहीं, अपमान था। नहीं, अब मैं उन चीजों पर चर्चा नहीं करना चाहता। त्याग में और अपमान में, दोनों में फर्क होता है। स्वाभिमानी आदमी अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं, हम देश के बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनके ऊपर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार वहाँ के लोगों ने मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं था। अब उस पर मैं इससे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। वो चर्चा नहीं, लेकिन क्योंकि वो पब्लिक परसेप्शन है। देखिए इमरान भाई, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि लीडर जो होता है वो खुले पन्नों की तरह होता है, खुले किताब की तरह होता है कोई भी। और ख़ास तौर पे आपने तो एक लंबा सियासत अपना देखा है, तो ये सवाल आपसे बहुत लाजमी है कि आपने, मैंने आपको कहा कि त्याग में और अपमान में, दोनों में फ़र्क होता है। त्याग और अपमान में फ़र्क होता है। मेरा अपमान हुआ और मैं अपमान किसी भी सूरत में नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। स्वाभिमानी आदमी अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा। अब बहुजन समाज पार्टी के साथ क्या रहा? बहुजन में तो मैंने बता दिया, बहुजन तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है, उसको ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बहन जी को सही बात बताई, उनको गलत समझ में आई, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? आप बताइए। जो आंदोलन 2007 में सरकार बनाए और वो 2022 के अंदर बिल्कुल खत्म के कगार पर पहुंच जाए, अगर हम उसको उत्थान किया, उसको बढ़ाने की, उसको संरक्षित करने की बात करेंगे कि हम दोबारा पार्टी खड़ी हो मजबूती के साथ, जो हमारा वोट बैंक 12% के 12.5% के करीब आ गया, 36% से उसको वहीं लेकर के जाया जाए, तो इसमें मैंने पार्टी के हित की बात की, इसमें कोई अहित की बात थोड़ी ना थी। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि एक बार आप विधायक रहे, उसके बाद लगातार आप चुनाव लूज किया आपने, और जब विधायक रहे तो निर्दलीय आप जीते। उस समय किसी पार्टी की ज़रूरत आपको नहीं थी, लेकिन जब आप पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते गए तब आप लॉस्ट हुए। तो क्या कभी ऐसा भी, क्योंकि आपने कार्यकर्ताओं की बात, आपने वोट भी देखे या नहीं देखे? हाँ, शेयरिंग कभी बढ़ा? नहीं, मैं 43,000 पर विधायक बना, 86,000 पर हारा, 1200 कुछ वोट्स कितने से, फिर 90,000 पर मैं हारा वोट लेकर। वही तो फिर मतलब, तो आखिर उसके बावजूद लिस्ट, मेरा ग्राफ लगातार बढ़ता रहा। 2019 में पूरे प्रदेश में गठबंधन था, एक तरफा माहौल था, उसके बावजूद भी उन लोगों में मैं रहा जिनकी जमानत बच गई, 2,12,000 वोट मिले। 2022 के चुनाव में अगर मैं वहाँ जीत हुई समाजवादी पार्टी की, उन्हीं 2 सीटों पर जीत हुई जो 2 सीटें कांग्रेस की थी, वही 2 सीट जीती जहाँ हमारे एमएलए थे। तो उसके बाद मेयर का इलेक्शन आ गया। मेयर के इलेक्शन में हमें ज़बरदस्ती हराया गया, सब सारी दुनिया जानती है, प्रेस ने भी देखा, सब ने देखा कि हमारा वोट भी पड़ने नहीं दिया। उसके बावजूद जो पार्टी वहाँ से एमएलए निकाल रही थी, जिनको 1,35,000 वोट मिल रहे थे, वो सिर्फ 22,000 पर सिमट गए, हमें 1.5 लाख से ज़्यादा वोट मिला। तो हमारा वोट हमेशा बढ़ा है, घटा कभी नहीं है। तो ये लोगों की मोहब्बत है। तो ये, और इस पे वर्कआउट आपने किया होगा, क्योंकि अब तो आपको सिर्फ एक इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो उस पूरे जोन की बात कर रहा हूँ, उस पूरे मतलब जितने 5 लोकसभा क्षेत्र हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें ये माना जाता है कि आपका बहुत इम्पैक्ट है, आप बहुत इम्पैक्टफुल हैं। तो उसको सहेजने के लिए, उसको संवारने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपने किस तरह की प्लानिंग की है? देखिए, उसे सहेजने के डर में ही मैंने कांग्रेस छोड़ी थी कि ये मेरा वोट बैंक ना भाग जाए मुझसे। उसको सहज के रखा हुआ है, उसे सहज करके, बहुत सजा करके फिर दोबारा लेकर आकर कांग्रेस में मैंने सजा दिया है। अब वो फिर कांग्रेस के अंदर सेट हो जाए। नहीं, एक बात तो है, ये तो खैर आपके मुंह पर सभी लोग बोलेंगे कि आप में कोई तो बात है, क्योंकि कांग्रेस ने 1.5 साल पहले आपसे, मतलब आपने नाता तोड़ा, और उसके 1.5 साल के बाद आपने 2 जगह आप गए, उसके बावजूद तुरंत कांग्रेस ने गले लगाया। और जिस तरह की फोटो हम देख रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल से लेकर और अजय राय तक आपको गले लगा रहे हैं, तो ये कहीं इम्पैक्टफुल तो है। तो क्या ये
मुसलमान वोट बैंक ही सिर्फ इम्पैक्टफुल है या फिर उस इलाके के और भी जो लोग हैं नहीं, इमरान के साथ क्या सिर्फ मुसलमान है? मेरे साथ सिर्फ मुसलमान नहीं है, ये पंडित बैठे। मेरे पास कौन ऐसा है जो नहीं है? कोई ऐसी बिरादरी नहीं है, कोई एक भी मुझे नहीं बता सकते। अभी आप AICC पहुंचिए, अभी 3 बजे PC होगी हमारी। जब AICC 3 बजे PC होगी तो आप वहां देखिएगा कि कितनी बिरादरी के और कितने लोग हैं। इमरान मुसलमानों का नेता नहीं है। ये गलत परसेप्शन बनाया जाता है मैं मुसलमानों का। मैं हर उस आदमी के साथ हूं जिसके साथ सुलम होता है, मैं खड़ा रहता हूं। नहीं, ये तो अपोजिशन पार्टी के लोग बनाते हैं आपके बारे में परसेप्शन जो भी है। अब पहले सिर्फ कांग्रेस में जब आप थे तो सिर्फ बीजेपी बनाती थी, अब तो आप कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ रह के आए, तो वो लोग भी सवाल कर रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की अभी एक लीडर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, उनके आने उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके ना आने से हमें कुछ फ़ायदा हुआ ना उनके जाने से कोई नुकसान होगा। ऐसा क्या लगता है? एक तरफ आप कहते हैं कि पूरे वोट बैंक को आपने सहेजा और एक तरफ वो पार्टी ऐसे कहती है। नहीं, देखिए, बसपा में जिस सीट पे 8,000 वोट मिले वो 1.5 लाख पे चली गई तो फायदा नहीं हुआ है? फायदा नहीं हुआ उनको जहां 8,000 वोट मिले थे वहां 1.5 लाख वोट मिले मेयर के इलेक्शन में। पैमाना क्या होता है? और अभी अगर जमानत बच जाए तो बात कर लेंगे। जमानत नहीं बच रही है साहब। अगर अकेले चुनाव में जाएंगे तो जमानतें बचानी भारी हो जाएंगी। और बहन जी को इन्होंने बताने का काम नहीं करते हैं, बहन जी को सच्चाई बताने का काम नहीं करते हैं। अगर बहन जी को सच्चाई बताएं तो बहन जी को खुद समझ में आया कि मूवमेंट उनका किस तरह कहां जा रहा है। आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं तो हमेशा तैयारी में रहता हूं। मैं 5 के 5 साल चुनावी मोड में रहता हूं, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। लड़ाएंगे तो मैं लड़ूंगा ही। तो मतलब कोई स्पेसिफिक सीट जहां से लड़ते हैं वहीं से या कहीं से भी? कहीं से भी लड़ लेंगे हमें। देखिए, हमारा क्षेत्र के अंदर ऊपर करम है अल्लाह का कि लोगों की दुआएं बहुत हैं साथ में, कहीं से भी लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इमरान भाई, जब आप लौटे तो बड़े सारे मतलब बहुत वर्कआउट करना पड़ा क्या? बहुत सोचना पड़ा? क्योंकि 1.5 महीने पहले जब आपको वो लेटर जिला अध्यक्ष का मिला था, उस दिन जब आपने बयान दिया था तो आपने कहा कि मुझे तो अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि ये लेटर क्यों दिया गया, तो मैं पहले विचार करूंगा फिर समझूंगा। और उस दरमियान कई सारी खबरें आई कि आप फिर से वापस समाजवादी पार्टी जा रहे हैं, फिर से आप रालोद का दामन थाम रहे हैं, फिर से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आखिरकार आप कांग्रेस लौटे। तो क्या मतलब इसके दरमियान जो ये 1.5 महीने का वक्त रहा, उसको कैसे आपने एग्जामिन किया, किस तरीके से किया और क्या उसका? नहीं, देखिए, चर्चा सब लोगों से की, मन मेरा कांग्रेस में ही था। तो मेरा मन चूंकि कांग्रेस में था, साथियों ने हमें इजाज़त दे दी तो उसी लाइन के ऊपर हमने काम किया। प्रियंका जी से मिले तो क्या रिएक्शन रहा उनका जब दोबारा आने की बात हुई? मतलब ये हम ऑन कैमरे मैं उनके सामने शर्मिंदगी के अंदर नज़रें झुका सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं है, चूँकि उन्होंने मुझे बेइंतहा स्नेह दिया था और मैंने उनके साथ ठीक नहीं किया था। मैं ये बात आपके चैनल के ऊपर खुल के कह रहा हूँ कि वो समय मैंने ठीक नहीं किया था, मैं लोगों के दबाव में था या कुछ भी था, लेकिन मैं उनके सामने शर्मिंदा हूँगा, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब आप प्रियंका गांधी का सामना नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, शर्मिंदा तो हूँ ना उनके। अब आप जिस चीज़ को आपको खुद अंदर से ग्लानि महसूस हो तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? लेकिन कहते हैं कि जब आप खुद से किसी चीज़ का आत्ममंथन करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आप देते हैं, तो आपको लगता है कि आपको क्योंकि उन्होंने तो बड़प्पन दिखाया, बड़ा दिल दिखाया, आपको भी लगता है कि अब आपको उसको रिजल्ट में तब्दील करके? मैं हमेशा 100% देकर काम करता हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं होता कि मैं आधे मन से काम करूँ, मैं 100% देकर काम करता हूँ। इमरान भाई, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है तो इसलिए उन तमाम मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। अभी इस वक्त कास्ट सेंसस की बात हो रही है, खासतौर पे जो बिहार में चीज़ें हुई हैं, उसके बाद जातिगत जनगणना की चर्चा हो रही है कि ये हर जगह होना चाहिए। कल कांग्रेस पार्टी के ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने सबसे पहले ये घोषणा कर दी कि जैसे ही हमारी सरकार दोबारा आएगी तो हम इसको कास्ट सेंसस कराएंगे। उसके लिए उन्होंने अभी से अनुमोदन कर दिया। कल प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में थी, वहाँ भी उन्होंने कहा कि इसकी बहुत ज़रूरत है, ये होना चाहिए और ये छत्तीसगढ़ में भी होगा। कितना ज़रूरी समझते हैं? क्योंकि आप तो जिस तरह के आप पे ठप्पे लगे हुए कि आप कास्ट की राजनीति करते हैं, रिलीजन की राजनीति करते हैं, जात की राजनीति करते हैं, तो उसमें कैसा मानते हैं कि ये कितना ज़रूरी है? देखिए, जब तक आप किसी भी जो सोसाइटी है, जो समाज है हमारा, समाज के अंदर तो बहुत कमज़ोर वर्ग है, उसकी पहचान ही नहीं करेंगे कि वो कितना है, तो तब तक ये कैसे मुमकिन होगा कि आप उसे कुछ दे पाएँ। कास्ट सेंसस से बिहार में हुआ,
बिहार में बहुत सारी जातियां ऐसी निकल कर आई जिनको बेचारों को कुछ मिला ही नहीं है। तो अभी इसके अंदर रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन एक नई जंग शुरू होनी है। आरक्षण के अंदर जो आरक्षण है, एक नई जंग शुरू होनी है। वो भी वो ये नए नए विचारों का जो निकलना है, वो नए नए विचारों का निकलना एक तरह से मैं समझता हूं कि एक नई क्रांति पैदा करेगा उन लोगों के लिए जो लोग बहुत पिछड़े हुए रहे, दबे हुए रहे। और कास्ट सेंसस के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलने का काम होगा, राजनीतिक रूप से भी बदले जाएंगे। मतलब आप इसकी पैरोकारी कर रहे हैं जमकर कि इसकी ये होना चाहिए। महिला आरक्षण बिल भी अभी इस सरकार ले आई और उसका बहुत मतलब काफ़ी स्वागत किया गया। आप कैसे देखते हैं जो चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट हुई तो इसका क्या असर पड़ने वाला है पॉलिटिक्स में? देखिए, महिला आरक्षण बिल जो है वो सबसे पहले तो कांग्रेस ने ही बात की थी, कांग्रेस ने उसको लाने का काम किया। राजीव जी ने ही पंचायत राज के अंदर इस प्रावधान किया कि महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की जाए। तो महिलाओं के वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क कांग्रेस ने किया है। और जो आप ये बिल लेकर आए और पास करा दिया, और उसके बाद भी अभी मतलब अगर लागू करना था तो लागू करिए ना, सरकार को लागू करने में दिक्कत क्या थी? और मोदी जी हैं तो मुमकिन है, एक रात में कश्मीर के 3 हिस्से कर दिए तो 2 हिस्से कर दिए थे, तो आप इसी तरह कर देते, उन्हें वही लागू हो गया, खत्म करिए अब। तो मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मतलब ये लागू नहीं हो पाया या जो भी चीज़ें? हाँ, तो आप ये बात कह दिया आपने, बिल पास करा दिया, राज्यसभा से भी हो गया, लोकसभा से भी हो गया, इस चुनाव में नहीं होगा, या अगले चुनाव के बाद होगा। अब ये कितना बाद होगा, कितना दिन पेंडिंग होगा, अब ये पता नहीं है ना। या तो आप डेडलाइन तय करते कि ये आज से लागू हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि ये हमेशा दूसरी पार्टियां इस तरह की बातें करती हैं कि ये जो जोन है, जो खास तौर पे जो 5 लोकसभा क्षेत्र हैं, ये मुसलमान प्रभावित है, मुसलमानों की राजनीति है, मुसलमान ही सब कुछ डिसाइड करते हैं, इस तरह की चीज़ें। मुसलमानों का कोई बड़ा लीडर क्यों नहीं बन पाता? क्या मुसलमानों में ऐसी कोई है नहीं काबिलियत? ये क्या वजह माना जाता है? क्योंकि एक तरफ ये भी होती है कि मुसलमान वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होता है। अभी इस सवाल का जवाब देने का वक्त नहीं है। जवाब दूंगा आपको एक दिन, आज ये वक्त नहीं है। बीजेपी ने एक चुटकी ली है, मैं आपके सामने ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का ट्वीट है कि जब वो इमरान कुछ नहीं कर पाए तो ये इमरान क्या करेंगे कांग्रेस के लिए। अब बीजेपी वाले हमारे नाम के ऊपर खेलना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो उनका काम है। हम तो उन्हें यही कहेंगे कि साहब, काम के ऊपर ध्यान दीजिए, बेरोजगारी पर ध्यान दीजिए, किसान के फसल के ऊपर ध्यान दीजिए, व्यापारी बर्बाद हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, जीएसटी के नाम के ऊपर व्यापारी को लूट के डाल दिया उसके ऊपर ध्यान दीजिए। हमारे पे ध्यान छोड़ दीजिए, हमें तो आपने जहाँ डालना वहाँ डाल ही दिया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, उत्तर प्रदेश के काम को लेकर कैसे देखते हैं आप, और कितना आप लोगों को लगता है कि आपके पास इशूज़ है, आपके पास मुद्दे हैं जिसको लेकर आप? देखिए, कानून व्यवस्था में जिस प्रकार के रोज़ हत्याएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद भी कहें कि कानून व्यवस्था बेहतर है, तो मैं समझता हूँ अपने आंकड़े अपना आप अगर देखने का काम सरकार करेगी तो सुधार आने का काम हो जाएगा। आपको लगता है कि जो खास तौर पे जो जोन है, जो खास तौर पे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि ये 4 जोन में अगर हो जाता तो ज़्यादा फ़ायदा होता, इस जोन में नहीं है और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए तमाम चीज़ संभालना मुश्किल होती है, ऐसे है क्या? देखिए, प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए और मैं इसका बहुत बड़ा पक्षधर हूँ, और मैं पिछले 25 साल से इस आवाज़ को उठा रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर अलग प्रदेश बनेगा तो मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये देश का सबसे समृद्ध प्रदेश होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की रेवेन्यू का लगभग 70% से ज़्यादा पैसा जनरेट करता है, उसके सापेक्ष उसे वापस नहीं मिलता। पूरे पश्चिम में एक नरौरा को छोड़ करके कोई बिजली का कारखाना भी नहीं है, जो बेसिक ज़रूरत किसी भी स्टेट में होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में कोई कारखाना नहीं लगाया गया। गांव की कनेक्टिविटी का हाल अगर दूसरी जगहों से आप कंपेयर करेंगे तो हमारा बुरा हाल है। पिछले 40 साल से 1982 से और आज तक 41 साल होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता शनिवार के दिन आंदोलन करते हैं, सांकेतिक रूप से स्ट्राइक रखते हैं कि हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच दी जाए।
हमें न्याय के लिए 700 किलोमीटर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ से दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट नज़दीक पड़ते हैं, हमारा हाई कोर्ट 700 किलोमीटर पड़ता है। तीसरी चीज़ कि ये पूरा का पूरा खाद्यान्न का बॉल है, सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का पैदावार है। हम सब कुछ पैदा करके देते हैं, लेकिन जब हमारा लेने का नंबर आता है तो हम पीछे नजर आते हैं। ना सामाजिक रूप से ना आर्थिक रूप से हमें, ना राजनीतिक रूप से हमें प्रतिनिधित्व मिलता है। आप किसी भी सरकार को उठा लीजिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व उस सरकार के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कम मिलेगा। इस सरकार में भी उठा लीजिए, इस सरकार में भी उठा लीजिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व बहुत कम मिलेगा। पश्चिम में एक बहुत बड़ी जाति गुर्जरों की रहती है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, हमारा नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा नहीं है, हमें पता है कि आप हमें नहीं हो, लेकिन आप जिनके ऊपर राजनीति करते हो कम से कम उनको तो बना दो। कोई गुर्जरों का कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं है सरकार के अंदर। तो ये पश्चिम की उपेक्षा है, चूंकि ये सबसे बड़ी जाति पश्चिम में रहते हैं, आपने बनाए नहीं। और ये इसी तरह हमारे साथ हमेशा राजनीतिक रूप से भी हम दोयम दर्जे पर रहे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश बने, एक पृथक प्रदेश बने, और पृथक प्रदेश के अंदर जो बीजेपी इस लाइन के ऊपर, हालांकि बालियान साहब ने बहुत बढ़िया बात कही थी, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोग, जिनको अज्ञानी लोग, जिनको ज्ञान नहीं है, वो जो बोल रहे हैं वो अपने ज्ञान में वृद्धि कर ले। अगर वो चाहते हैं कि दिल्ली को भी साथ लगा करके बनाए, हमें उसमें भी दिक्कत नहीं, लेकिन हमें कुछ मिल तो जाए। हमें, मेरा मतलब उसकी सीमाओं को रेखांकित करना नहीं है कि उसकी सीमा कहाँ से चलेगी। मेरा मतलब लेकर शाहजहांपुर से लेकर के और आगरा के नीचे तक की पूरी बेल्ट जो आती है, ये पूरी की पूरी बेल्ट बहुत उपेक्षित है। तो ये क्या पार्टी के तरफ से भी ये बातें, जो लाइन होगी पार्टी की लाइन पे बोलेंगे साहब, ये मेरा व्यक्तिगत है। आपको लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए? मेरा व्यक्तिगत है, जो पार्टी कहेगी पार्टी के ऊपर तो पार्टी की तरह बोले। आपने इसके लिए कभी कुछ कोशिश की है? हमने आंदोलन चलाया था बाकायदा, हमने तो 97 में शुरू किया था आंदोलन। तो ये अभी भी जारी है या? अब ये बालियान साहब ने एक दबी हुई चिंगारी को उभार दिया, तो फिर ये हमारे भी जज्बात उभर गए कि यार ये तो बात सही है, अभी तो शुरू हो गया, फिर तो कर रहे। तो मतलब इसको लेकर आप लोग इस पे तैयारियां करेंगे आप? अब ये देखिए, मैं पार्टी से बंद गया हूँ, अब जो पार्टी की लाइन होगी मैं हम उस पर काम। मतलब आपने जो इस तरीके से जो चीज़ें बताई हैं कि जो कमियां हैं वो कैसे दुरुस्त की जा सकती हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ। उत्तर प्रदेश को लेकर, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर, कि जो कमियां हैं उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? आप मतलब हमें आप हाईकोर्ट भी देने को तैयार नहीं हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ में बेंच, दोनों की दूरी 200 किलोमीटर, दो हाईकोर्ट हो गए वहां, मतलब हमें हाईकोर्ट भी नहीं देंगे। मैं बस अब, क्योंकि वक्त आपके पास बहुत कम है, क्योंकि मुझे पता है, इसलिए 2-3 सवाल मेरे छोटे छोटे से हैं। कांग्रेस पार्टी में आप आए तो क्या कमिटमेंट के साथ आए? कोई कमिटमेंट आपकी हुई है क्या? कुछ, क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई पार्टी का लीडर कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी में जब आप गए आपने कार्यकर्ताओं की मांग को सुना, आपका समाजवादी पार्टी गए, लेकिन वहाँ आपके मान सम्मान का ख्याल नहीं रखा गया, इसलिए फिर आप बहुजन समाज पार्टी पहुँचे, कार्यकर्ताओं की मांग लेकर आप पहुँचे, वहाँ पर ही कार्यकर्ता चाहते थे, वहाँ पहुँचे, वहाँ भी आपके मान सम्मान का ख्याल नहीं किया गया, लेटर इशू कर दिया गया। तो यहाँ जब आप कार्यकर्ताओं की मांग को लेकर यहाँ पहुँचे हैं 1.5 साल के बाद, तो क्या ये माना जाएगा कि आपकी मान सम्मान का यहाँ तो मुझे सम्मान पूरा मिला। मैंने हमेशा कहा, आज नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो हमेशा कहा मुझे जो सम्मान कांग्रेस ने दिया वो कहीं नहीं मिला। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, तो इसके लिए मुझे दोबारा एग्रीमेंट साइन कराने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती कि मुझे है। यहाँ तो सब कुछ है, बस यहाँ तो आना ही सबसे बड़ी बात है कि मुझे आना था, तो उसी के लिए मैं खुद शर्मिंदा था अपने आप से। अब सब ठीक है, अब सब सही रहेगा। क्या करेंगे आप पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में या पूरे उत्तर प्रदेश में आप घूमेंगे? जहाँ मेरी पार्टी ड्यूटी लगाएगी वहाँ जाऊँगा। अभी हाल के 5 राज्यों के चुनाव, उसको कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम लोग बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस सरकारें बनाएगी। अब आप कांग्रेस में रहेंगे? मैंने कहा, अभी आपको बताया तो कि मैंने कहा, कार्यकर्ताओं से भी कहकर आया था कि मैं या तो कांग्रेस में रहूँगा या कब्र में रहूँगा। तो जो उसके बाद तो कोई बात ही नहीं रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही बेबाकी तमाम सवालों के जवाब दिए और वक्त निकाला आपने हमारे लिए, क्योंकि आज आपका शेड्यूल हमको पता है बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है, उसके बावजूद आपने वक्त निकाला। इमरान भाई बहुत शुक्रिया। ये इमरान मसूद थे, जिनके बारे में साफ तौर पे कहा जाता है, जो भी कहते हैं बेबाकी से कहते हैं,
साफ गोई से कहते हैं, बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात रखते हैं। और दूसरी बात कि पार्टी छोड़ने का इन्हें गम था, इसलिए साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में दोबारा आ तो गया हूँ, लेकिन आज भी प्रियंका गांधी का सामना करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है। अगले वीक फिर एक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक बहुत शुक्रिया।